इस भारत भूमि ने कई वीरों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक महावीर और महाप्रतापी व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। ये ऐसे क्यों हैं, इनके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है अनु शुक्ला और आप देख रहे हैं दी अनु शुक्ला चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनका जीवन समझेंगे और क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने झेली भारत देश को आज़ाद करने के लिए, इस पे एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। ये कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें से 8 भाई और 6 बहनें थी। सुभाष चंद्र बोस इनके 9वीं संतान थी। सुभाष चंद्र बोस ये बचपन से ही एक अद्भुत बच्चे रहे। अद्भुत क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा बीमार होते हुए भी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके बाद ये ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले गए। वहाँ के टीचर जो थे वो थे अंग्रेज, और वो कहा जाता है कि हिंदुओं पे अत्याचार करते थे। हिंदुओं पे नहीं, सॉरी, इंडियंस पे। मुस्लिम भी थे, उन पे भी अत्याचार करते थे। तो अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए नेताजी ने वहाँ पे आंदोलन करा और टीचरों और बच्चों के बीच में झड़प हुई, जिससे वहाँ के टीचरों ने उन्हें 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिस वजह से उन्हें बहुत बुरा भी लगा, लेकिन वो खुश थे। फिर ये नेताजी का सपना था कि वो एक आर्मी में जाए, एक अफसर बने, लेकिन इसके लिए उन्हें की आंखें सही नहीं थी और उन्होंने परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उनकी आंखें खराब थी, इस वजह से उन्हें सेना में नहीं लिया गया। फिर इन्होंने बीए की परीक्षा, जो कि ये बीए की परीक्षा के लिए वो वापस कॉलेज गए। वहाँ पे उन्होंने प्रथम श्रेणी से उस कॉलेज का ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त करी। पूरे कलकत्ता में उनका दूसरा स्थान था ऑनर्स की शिक्षा में। फिर इनके पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस ICS की तैयारी करें, जो कि तत्काल IAS है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिताजी से 24 घंटे की वक्त मांगा, 24 घंटे का, कि नहीं, मुझे 24 घंटे चाहिए ये सोचने के लिए कि हम करें या ना करें। ये बात इनकी हमें बहुत अच्छी लगी। जो कि बड़े बड़े फैसले होते हैं वो तुरंत नहीं लिए जाते, उसके लिए समय देना ज़रूरी। अपने आप से पूछना भी चाहिए कि हमें वो चीज़ करना है या नहीं करना है। सुभाष चंद्र बोस ने 24 घंटे बाद अपने पिताजी से हामी भरी करने के लिए और उन्हें यूरोप भेज दिया गया ICS की तैयारी करने के लिए, तत्काल ICS तैयारी करने के लिए वहाँ भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें राजी नहीं था पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक कॉलेज में ऑनर्स की ट्रिपल डिग्री करने के लिए वहाँ पे दाखिला लिया। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? ये सब ऑनर्स की ट्रिपल डिग्री तो बस एक बहाना थी, असली बात तो इन्हें ICS की तैयारी करना थी यूरोप में रहकर। उन्होंने वहाँ पे कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ पे पढ़ाई करी और फिर ICS 4th रैंक ऑल वर्ल्ड उन्होंने हासिल करी। ये कोई आसान बात नहीं थी और इससे पहले भी किसी भी भारतीय ने इतनी ज़्यादा रैंक हासिल नहीं करी, लेकिन उनका दिल जो था वो भारतीयों के लिए धड़कता था और वो एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका दिल इसमें नहीं लगा कि भारत हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहे और हम उनका सहायता करें भारत को गुलाम बनाने में। उन्होंने अपने पिताजी से बात करी और अपने फिर दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी बात करी, जिसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम ICS की नौकरी छोड़ रहे और हम भारत आ रहे हैं। और किसी ने भी इस चीज़ का विरोध नहीं करा, यहाँ तक कि उनके पिताजी ने भी, जिन्होंने उन्हें ICS बनने की इच्छा प्रकट करी थी कि नहीं तुम IAS बनो, उन्होंने भी बाद में उन्हें इनकार नहीं करा। क्योंकि जब आप अपने आप को एक बार प्रूफ कर देते हैं उस काम के लिए कि नहीं हमें ये काम करना है और आप वो काम कर देते हैं, फिर वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है दुनिया में, इससे कोई मना करने की ज़रूरत नहीं है।
सुभाष चंद्र बोस वापस भारत आए। भारत में उनका बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ, लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाया। उन्होंने इतनी भीड़ और इतना उत्साह देख के ये तो समझ गए कि नहीं, अगर मैं भारत को आज़ादी दिलाने के काम में लग जाऊं तो ये लोग सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे। भारतवासी भी यही चाहते थे। उन्होंने भारत आते ही गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उनको आदर सहित प्रेम पूर्वक अपने पास अपने कार्य में सम्मिलित करा और इसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि जाइए, आप बंगाल में जाइए और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का संभालिए। वहाँ पे फिर नेताजी चले गए बंगाल में उन्होंने कुछ साल कार्य करा। बाद में वहाँ पे एक शरत चंद्र जी थे जो कि कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे। वहाँ पे उनके नेतृत्व में रह के सुभाष चंद्र बोस जी ने सारी पॉलिटिक्स और सारा कुछ वहाँ का सीखा। वहाँ पे वो मेयर बने, शरत चंद्र जी जब मेयर बने तो उसके बाद इन्हें अपने कार्यस्थल का मुख्य कार्यभार संभाला। जब ये सब कार्यभार नेताजी के अंडर में आया तो उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए जो कि आज दिन तक कोई भी लेने से डरता था। कैसे और क्या निर्णय लिए? उन्होंने बंगाल में सब जगह जो अंग्रेज नाम की जगह थी उन्हें सब इंडियन नाम के करे और साथ ही साथ जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को नौकरियां दी। फिर ये सब चल रहा था। उसके बाद कुछ इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुल 11 बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, जेल इन्हें जाना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन निकाला तो इसका पूरी जगह इसे निभाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका कलकत्ता में नेतृत्व करा जिसके कारण इन्हें जेल के अंदर डाला गया। ऐसे ही कुछ काम चला और ऐसे समय चलता रहा। फिर आगे चल के जब साइमन कमीशन भारत पे लागू हुआ तो इसका पूरे भारत में विरोध करा गया साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने भारतीयों क्रांतिकारियों को पकड़ के जेल के अंदर डाला। साइमन कमीशन का विरोध भगत सिंह ने भी करा था जिस वजह से उन्हें फांसी की सजा भी हुई। सुभाष चंद्र बोस को भी जेल के अंदर डाला गया था, लेकिन गांधी जी की सहायता से सुभाष चंद्र बोस को वहाँ से हटा लिया गया था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भी कहा कि नहीं, आप इनके लिए भी कुछ करिए, ऐसे आप भगत सिंह को फांसी नहीं लगने दे सकते। लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी ने बात तो करी लेकिन एक नर्म भाव से बात करी, कोई उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, जिससे तभी से सुभाष चंद्र बोस के मन में इनके लिए गांधी जी के प्रति और इनकी विचारधाराओं के प्रति कुछ कड़ुआपन आने लगा, यह कह सकते हैं दरारें पड़ने लगी। सुभाष चंद्र बोस आगे चल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने 91 कांग्रेस अध्यक्ष बने। कहा जाता है जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने 91 तो उनके लिए 51 बैल रथ के आगे बांधे गए, उन्हें एक इज्जत देने के लिए, उन्हें उत्साह देने के लिए। फिर जब वो गांधी जी ने उनके कार्य को देखा समझा तो उन्हें वो कुछ ठीक नहीं लगा। उनके अंदर कुछ क्रांतिकारी भावनाएं जागरूक होने लगी कि नहीं, ये सही नहीं है, ये जो कार्य कर रहे हैं वो ज़्यादा सही नहीं है। जब जर्मन सेना ने ब्रिटेन पे हमला करा तब सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि नहीं गांधी जी, यही समय है, आप और हम चलते हैं और अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं और अंग्रेज़ों को अभी मार भगाते, क्योंकि ये समय चल रहा है, अंग्रेज भी बिजी हैं, अंग्रेज भी युद्ध करने में व्यस्त हैं। अगर इस वक्त हम लोग अंग्रेज़ों पे हमला करते हैं तो हम लोग पक्का ही जीतेंगे। लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध करा, कहा कि नहीं, ये गलत है, जब हमारा दुश्मन किसी दुश्मन से लड़ रहा हो उस पर हमला करना ये एक कायरता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ये बात गलत लगी। क्यों गलत लगी? क्योंकि हम लोग गुलाम हैं और हम लोगों की आज़ादी से ज़्यादा इन्हें अपनी चिंता है कि नहीं, ये गलत और सही का फ़र्क है। जिस वजह से उन्होंने उनके मन में वापस कुछ और कड़वी भावना। गांधी जी को ये तो पता चल गया सुभाष चंद्र बोस का तरीका अलग है, तो उसके 1 साल बाद जब वापस कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बारी आई
तो पट्टीनाथ या पट्टी करके कुछ व्यक्ति थे, उन्हें गांधी जी ने कहा कि अब की बार ये कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, तो कोई अध्यक्ष ऐसा बनना चाहिए जो देश के काम है, जो देश को आगे ले जाए। लेकिन उन्हें लगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने करा कि उन्होंने मना करा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तो पहले ये होता था, कांग्रेस का अध्यक्ष वही बन जाता था जो गांधी जी कह देते, गांधी जी की बात कोई नहीं टालता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसके खिलाफ बात छिड़ी कि नहीं, ये गलत है, और उनका भी कांग्रेस पार्टी में कई लोगों ने समर्थन किया, जिस कारण बहुत सालों बाद जाके वहाँ पे एक वोटिंग हुई। पहले गांधी जी के कहने पे सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब की बार वोटिंग हुई, क्योंकि बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस को भी चाहते थे वो बने। इस वोटिंग में जीते सुभाष चंद्र बोस। सबको लगता था कि नहीं, गांधी जी ने विट्ठल भाई को कह दिया तो यही जीतेंगे, लेकिन नहीं, विट्ठल भाई नहीं जीते, सुभाष चंद्र बोस जीते, जिससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा। और उन्होंने अपने सभी जो साथी संगी थे जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, उनके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उनसे कह दिया जिसे भी सुभाष चंद्र बोस की बातें सही नहीं लग रही वो हमारे पास आ जाए। अध्यक्षों से कहा। तो उनमें से 14 अध्यक्ष में से, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में थे, 14 में से 12 अध्यक्ष गांधी जी के पास वापस आ गए। सुभाष चंद्र बोस कमज़ोर पड़ गए। अब सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि नहीं भाई, ऐसे तो दाल नहीं चलेगी, ऐसे तो दाल नहीं गलेगी, ऐसे बात भी नहीं चलेगी, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा। इस वजह से इन्होंने गांधी जी से कहा कि ठीक है, आपको जिसे बनाना बनाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा वहाँ पे दे दिया, अध्यक्ष पद से जीतने के बावजूद भी रिज़ाइन कर दिया कि नहीं, आप जीते, हमें नहीं लड़ना, हम और अलग कार्य करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी के कुछ साथी संगियों के साथ जाके उन्होंने एक आंदोलन करा, जिस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार को बुरा लगा और उन्होंने इन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन करा। जेल वालों को भी परेशानी हुई, अंग्रेज़ों को भी लगा कि अगर ये जेल के अंदर मर गए तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो इन्होंने इनके घर में बंद कर दिया, घर के अंदर नज़रबंद कर दिया कि आप घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। घर के बाहर इन्होंने कुछ पुलिस वाले लगा दिए कि घर के अंदर ही रहेंगे। और भाई सुभाष चंद्र बोस के अंदर बस एक ही जुनून था, देश को आज़ाद कराना है, कुछ भी हो जाए। इन्होंने वहाँ से एक मुस्लिम व्यक्ति का भेष बदल के वहाँ से बाहर निकले, और वहाँ से अपने भतीजे की सहायता, शिशिर की सहायता से वो झारखंड पहुँचे। झारखंड के एक गोमोह नामक रेलवे स्टेशन से वो पेशावर पहुँचे। और पेशावर से अपने एक दोस्त की सहायता से वो एक अफगानिस्तान के एक शहर में जा पहुँचे। वहाँ पे उन्हें जर्मन, रूसी और इटालियन कार्यस्थल में जाना पड़ा, जहाँ पे उन्हें रूसी सेना ने कोई मदद नहीं करी और ना ही जर्मन ने करी। फिर इटालियन कमेटी ने उन्हें बुलाया, उनकी मदद करी और उन्हें खुफिया तरीक़ों से जर्मनी में पहुंचाया, जहां पे उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर से उन्हें कुछ ज़्यादा तो मदद प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हाँ एक दोस्ती बना ली उन्होंने। उनके बातचीत का तरीका और उनके व्यवहार को देखते हुए हिटलर भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वहाँ से वो जर्मनी सेना ने उन्हें जापान पहुंचाया और कहा कि जापान में हमारे कई साथी जो आपकी मदद कर सकते हैं। वहाँ से सबमरीन में होते हुए, नेताजी पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जो सबमरीन में यात्रा करे। सबमरीन से होते हुए वो जापान गए। जापान में उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी हुई, जापान के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उसके बाद वहाँ से वो गए सिंगापुर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक
अंग्रेजी सेना, जो कि वहाँ पे कई प्रतिशत भारतीय थे, वो वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी की सहायता से वहाँ के जो भारतीय सैनिक थे वो उनकी तरफ हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को, जो कि सिंगापुर में थे, उन्हें मार दिया। नेताजी के नेतृत्व में वहाँ पे सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज बनी, जिसे जापानी सेना भी उसकी मदद कर रही थी। वो आज़ाद हिंद फौज लेकर नेताजी गए भारत को आज़ाद कराने और उन्होंने ही यह नारा दिया था जय हिंद का। और पूर्वी एशिया से उन्होंने कई लोगों से कहा कि हमें अपनी सेना में भर्ती कराएं। सुभाष चंद्र बोस ने उन लोगों से कहा कि आप लोग हमारी सेना में भर्ती हो। उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी की बातें सुन के बहुत लोग प्रभावित हुए और कई लोग उनकी सेना में भर्ती हुए। नेताजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने झांसी रानी नामक एक सैन्य टुकड़ी बनाई, जिसमें लड़कियों को भर्ती किया गया था। उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमला करा, जहाँ पे कई दिनों तक अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी और अंग्रेजों को मार भगाया। लेकिन अंग्रेज भारत में कई सालों से राज कर रहे थे और उनके पास भी पावर थी, जिस वजह से उनका पलड़ा भारी हुआ। नेताजी को कुछ समय चाहिए था और बाद में जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, जिस कारण नेताजी को जापान से सपोर्ट जो था वो हट गया। किसी न किसी देश से तो उन्हें सपोर्ट चाहिए था, इसलिए वो गए रूस से मदद मांगने। लेकिन कहा जाता है कि जापान से जब वो रूस जा रहे थे तो ताइवान नामक एक जगह पे उनका प्लेन क्रैश हो गया। ये खबर पूरे भारत में और जापान में सुनाई गई रेडियो की सहायता से। आज़ाद हिंद फौज को भी अंग्रेजों ने हरा दिया, क्योंकि उनका कोई लीडर बचा नहीं था, लड़ाने वाला कोई था नहीं, तो सेना कहाँ से लड़े। अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज को पकड़ लिया, लेकिन उसी के कुछ सालों बाद भारत देश को आज़ादी मिली। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये गलत है, सुभाष चंद्र बोस कभी मरे ही नहीं थे, वो अभी भी जिंदा हैं। अब बस इतनी कहानी है, आगे की कहानी भी सुनाते रहेंगे, समय समय पे वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आपका साथी संज्ञान शुक्ला। मिलेंगे एक और नए व्यक्ति की कहानी सुनाते हुए, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और राधे राधे।